आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं एनटीए, यूजीसी नेट और सीटेट 2019 की, जो कि जून जुलाई में होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि अब ऑनलाइन पेपर होने वाला है और जो दिसंबर में लेटेस्ट जो पेपर करवाया था एनटीए ने यूजीसी नेट का, वो भी ऑनलाइन हुआ था। जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में जो है एग्जाम हुए थे, तो सभी लोगों के पेपर 1 में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया था। तो फ्रेंड्स, आज तक जो है एनटीए ने ऑफिशियली पब्लिकली जो है पेपर को रिलीज नहीं किया है, ना ही जो है आंसर की को रिलीज किया है। ये सबको पर्सनलाइज्ड उन्होंने दिया था, जिन्होंने पेपर दिए थे उन्हीं को आंसर की वो पेपर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, उसी को लेकर हम लोग आज एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, क्या कुछ नया आ गया है इस बार से पेपर में, वो सब आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सिलेबस अभी चेंज किया है एनटीए ने, पर जो दिसंबर में जो पेपर आया था वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था, आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप आसानी से इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, 2 पार्ट में हम लोग इसे करेंगे। 1 to 25 अभी डिस्कस करेंगे और बाकी के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आप बीएड हो, एमएड हो, एमए एजुकेशन हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या बीएड में एडमिशन लेने वाले हो, तो हमारी चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए मैं आप लोगों को पेपर दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेपर है जो दिसंबर 2018 में हुआ था। हालांकि हर शिफ्ट में अलग अलग आया था, तो ये किसी एक शिफ्ट का ये पेपर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो तो 50 ही है, पर क्वेश्चंस जो अलग अलग सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हैं कितने डिफरेंट आए हैं, तो इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की। ठीक है, तो ये लर्निंग थ्योरीज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी सिलेबस नया अभी आया, पर क्वेश्चन पहले ही दे दिया गया था उन्हें। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या बताता है, जो कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ये साइकोलॉजिस्ट किसने दी थी, लेव वाइगोट्स्की ने जो दी थी, उनके अकॉर्डिंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या दर्शाता है। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फ्रेंड वो जोन होता है जहां पर एक स्टूडेंट किसी की हेल्प से अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो ये उसी को डिनोट करता है। मैं डायरेक्ट आपको जो है आंसर बताती जा रही हूँ। व्हाट अ लर्नर कैन डू विथ हेल्प एंड विदाउट हेल्प। तो ये क्या कहलाता है, एक ऐसा जोन होता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो कोई टॉपिक को या तो अपने अकेले से सीख सकता है या किसी की हेल्प से सीखता है। ठीक है, तो वो दर्शाता है किसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को दर्शाता है। ना चलिए इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। लर्निंग थ्योरीज अभी हमें पढ़ना बाकी है चैनल पर। नाउ नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशनल फिलोसॉफी। अब ये हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है, उसके अकॉर्डिंग 4 कौन से प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। तो इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म, ये थिंकिंग एजुकेशनल फिलोसॉफी के बारे में उन्होंने दी थी। तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफी का टच आ गया है पेपर 1 में ही। नाउ नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ द थ्योरी and practice of self-determined learning that focuses on the importance of knowing how to learn is known as। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो फील्ड ऑफ स्टडी क्या कहलाती है, मतलब कि किसे ये कहा जाता है कि जिसमें हम सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग की जाती है, उस टाइप की लर्निंग को या उस फील्ड ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए फ्रेंड्स। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग क्या होती है, जिसमें लर्नर खुद चूज करता है उसे क्या पढ़ना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। मतलब सब कुछ से वो अपने से ही डिटरमाइन या डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये होती है फ्रेंड हिटोगॉगी।
ठीक है। कुछ लोग अलग तरीके से भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसे हेटोगॉगी जो है बोल रही हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, हीटोगॉगी, मतलब इसका दूसरा नाम सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग भी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड 2018 दिसंबर में जो एनटीए ने जो एग्जाम कराया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न से मतलब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है, एरिया किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस का जो कंस्ट्रक्शन जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिमेंबरिंग याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और डिसीजन लेना, ये इन चारों में से किससे रिलेटेड है, क्या एंड्रोगॉजी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से, पेडागॉजी से, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 डोमेन होते हैं, उनमें से एक डोमेन होता है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि माइंड से रिलेटेड, और रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना और उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, ये सारे काम हम किस डोमेन में करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन में। तो ये किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विथ मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन को डील करने, एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है बेसिकली, तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेथड्स और प्रिंसिपल जो यूज किए जाते हैं एडल्ट्स को एजुकेशन देने के लिए, उसको क्या, उस फील्ड ऑफ स्टडी को क्या कहा जाता है, तो हमें पता है एंड्रोगॉजी कहा जाता है। तो ये भी हमारे नए सिलेबस का ही पार्ट है। तो देखिए उससे क्वेश्चन आ गया है ये। दे हैव 4 अप्रोच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द 4 अप्रोचेस ऑफ नोइंग आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर आर। ठीक है, तो 4 अप्रोच कर्लिंगर ने बताए हैं किसी भी रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। तो वो कौन से 4 अप्रोच उन्होंने बताए हैं, ये आपको बताना है। हालांकि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 2 ऊपर और दिए गए हैं इस तरफ, तो और फिर इसके लिए कोड दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ इसका कैसे क्या है। मेथड ऑफ टेनेसिटी है ना, मतलब दृढ़ता, मतलब ऐसे रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को जानने की वो मेथड कि मतलब आप दृढ़ हो जाएं, स्थिर हो जाएं कि हाँ भाई ये जो मैंने सोचा है यही सही है, तो आप उसको सच साबित कर देंगे। मेथड ऑफ इंट्यूशन हो जाना, अचानक से जब नॉलेज आ जाता है वो। मेथड ऑफ अथॉरिटी की बातों को भी हम एज ए नॉलेज की तरह मानते हैं, है ना, जैसे कि गीता सार में जो भगवान ने बोल दिया या मोहम्मद जो प्रोफेट हैं उन्होंने जो बोला उसको हम सच मानते हैं। तो ये अथॉरिटी ने जो बोल दिया वो हम सच मान लेते हैं। ठीक है, एंड मेथड ऑफ साइंस, बाय एक्सपेरिमेंट के जो हम ट्रुथ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही सही हैं। तो इसके लिए राइट कोड क्या दे रखा है यहाँ पर, ये ABCD। तो आंसर कोड A जो है इसका सही आंसर होगा। वन वे टू मेजर द एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज फ्री ऑफ रैंडम एरर इज टू कंप्यूट इट्स। तो ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। देखिए ये भी थोड़ा सा डीप में इस बार पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2018 में। तो इसका मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है टेस्ट रिलायबिलिटी। तो ये भी हम लोग अभी फिर से डिस्कस करेंगे, पुराना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस बार नए तरीके से फिर से डिस्कस करेंगे। ये इसका आंसर है। अभी आप ये समझने की कोशिश करेंगे, देखिए क्वेश्चन को किस किस एरिया से और किस लेवल का उन्होंने क्वेश्चन जो है बनाया है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वालिटेटिव रिसर्च क्रिटिसाइजेस क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर इट्स टेंडेंसी टूवर्ड्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्रिटिसाइज करती है किस चीज के लिए, ये आपसे पूछा गया है। एम्फेसिस ऑफ एविडेंस के लिए करती है, फोकस ऑन एम्पेरिसिज्म के लिए करती है, या रिडक्शनलिज्म के लिए करती है, या ऑब्सेशन विथ क्रिएटिविटी के लिए करती है। तो फ्रेंड्स ये इसको क्रिटिसाइज करती है क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च को रिडक्शनलिज्म के लिए जो है रिडक्शनिज्म के लिए जो है क्रिटिसाइज करती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। रिडक्शनिज्म मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में उसको करके जो है रिड्यूस करके कॉम्प्लेक्स डाटा को जो है सिंपल डाटा में करके जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च की जाती है उसके लिए जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ना विच मेथड इज अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस रैंडम एरर, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। रैंडम एरर को रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ इसका। एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम। एवरी टाइम अगर आप जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो मेथड लगाई जा रही है उसको सेम तरीके से लगाएंगे तो जो है आपका रैंडम एरर जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन रिलेशन टू कोड ऑफ कंडक्ट इन रिसर्च व्हाट डज एपीए स्टैंड्स फॉर। तो एपीए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये भी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। पूरा ये सिटेशन रेफरेंस वाले टॉपिक्स में से है ये। तो हम आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है ना, और उसके बाद पैसेज पढ़ने के बाद जो है आपको 11 to 15 तक के आंसर देने हैं। तो ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट, क्योंकि क्या नया पैराग्राफ आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा पढ़ने के लिए, वो तो हम नहीं जानते, इसलिए हम 16 से डिस्कस करेंगे। तो साइंस आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ। तो साइंस को किन का सेकेंडरी प्रोडक्ट माना जाता है, तो मैं आपको आंसर बताइए, कम्युनिकेशन का है ये, तो चैनलाइजेशन जो है इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द रिलेशनल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम। तो जो रिलेशनल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन किससे आता है ना, तो आपसे ये पूछा गया है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वहाँ नहीं होता है, ना ही क्लासरूम का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ना ही वो एक हद तक मास कम्युनिकेशन में आता है। तो इसमें होगा क्या, इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में जो बात हो रही होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है क्लासरूम स्पीच इज कंसीडर्ड एज अ। तो क्लासरूम स्पीच को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, नॉन टेक्निकल मीडियम की तरह किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन अ क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर। तो एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब बनेगी, जब पार्टिसिपेंट्स में इनमें से कौन सी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो हर एक क्वालिटी एक दूसरे की अपोजिट है फ्रेंड्स। देखिए, एक्टिव का जो है साइलेंट है, हेट्रोफिलस का होमोफिलस है, ठीक है, अनक्रिटिकल और एम्पैथेटिक ये सब है। तो देखिए कब क्लासरूम कम्युनिकेशन कब जो है इफेक्टिव होगी, जब बच्चा एक्टिव होगा, एम्पैथेटिक होगा, मतलब सहानुभूति रखता हो, दूसरे की भावनाओं को समझता हो, और होमोफिलस होगा, मतलब एकता की भावना, एक जैसा समझे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटी जब होंगी तब जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ स्टूडेंट्स आर। तो स्टूडेंट में जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी देखी जाती है वो इनमें से क्या क्या रहता है उनके बिहेवियर में। तो ओवर्टनेस रहती है, उसमें टेस्टिंग रहता है, ठीक है, और आपका हो जाएगा इसमें इनडायरेक्टनेस रहेगी, एंड आपकी थर्ड पार्टी। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक रहेगा, इसलिए मैं अभी आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही हो जाएगा, ओवर्ट बिहेवियर, इनडायरेक्टनेस, टेस्टिंग एंड थर्ड पार्टी। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ, लॉजिक आपको इसको क्रैक करना है कि किस तरीके से कोडिंग की जा रही है। तो वैसे तो आप सभी लोगों को आता होगा, +5 से लेके +1 तक का जो है इसमें सीक्वेंस चल रहा है फ्रेंड्स। मतलब D से I +5, I से M जो है +4, V से Y +3 और E से जो है G +2। तो इस तरीके से जो है ये सीक्वेंस चल रहा है। ऐसे ही आप टेक को अगर करेंगे, टेक में आप +5 करेंगे तो Y पे चला जाएगा, फिर A में +4 करेंगे तो E पर, K में +3 तो N पर, और E में +2 करेंगे तो G पर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप। नाउ नेक्स्ट है द टर्म इन द सीरीज इज। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस सीरीज में। सीरीज जब हम लोगों ने डिस्कस करी थी तो हमने ये बात की थी वहां पर कि आपको क्या करना है, पहले सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि सीरीज जो है बढ़ रही है या घट रही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है या डिक्रीज, असेंडिंग है या डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। जब भी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है तो मैंने आपको बोला है या तो माइनस हो रहा होता है या वहाँ डिवाइड हो रहा होता है ना। तो फ्रेंड्स इसी को डिकोड करते हुए मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देती हूँ। फर्स्ट टू सेकंड टर्म में जब आप -16, फिर सेकंड से थर्ड में -13, फिर थर्ड से सेकंड में -10 एंड फिर -7 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 6। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन जो है हमारा लॉजिक के ऊपर है, ये क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ यहाँ ऊपर, यस, चलिए
ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो ME है, KH है, IK है, GN है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकेंड टर्म के फर्स्ट अल्फ़ाबेट में हमको रिलेशन देखना है कि किस तरीके का सीक्वेंस इनमें चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल